माता के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साष्टांग प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी ज्ञानी वक्ताओं को मेरा वंदन और सभा में उपस्थित सभी संत महात्मा सज्जन और माता भगिनी को मेरा प्रणाम। मैं आदरणीय सुनील जी का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने इस पवित्र धाम में आप सभी के बीच आने का अवसर प्रदान किया है। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ बल्कि साधारण सा कार्य करता हूँ। गौ की महिमा असीम है। मैं जानता हूँ कि गौ की महिमा का ज्ञान इस सभा में उपस्थित आप सभी गौ भक्तों के पास जितना है उसकी तुलना में मेरा ज्ञान अति अल्प है, लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास है कि गो महिमा का इतना अल्प ज्ञान भी पूर्ण गो रक्षा में समर्थ है। आवश्यकता है तो सिर्फ इस ज्ञान को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की। हमने कुछ छोटे और साधारण प्रयोग किए और उसके बड़े और असाधारण परिणाम मिले। उसका एक परिणाम तो यह है कि मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। हमने जब प्रयोग प्रारंभ किया था तो परिणाम की कल्पना नहीं थी, लेकिन जो परिणाम मिले वो अकल्पनीय थे। यह सब कुछ हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे दिमाग में प्रश्न आता है बार बार कि गोहत्या क्यों होती है। हम गांव-गांव जाते हैं, किसानों से बात करते हैं तो पता चलता है कि गांव में ऐसा कोई किसान नहीं जिसने गोवंश को कभी बेचा नहीं। तो हमारे ध्यान में आया कि गो हत्या का एक प्रमुख कारण है कि हम गोवंश बेच देते हैं। गोवंश बेचने के पीछे कई कारण है। कुछ आर्थिक कारण है, कभी संख्या अतिरिक्त होने के कारण है। किसी भी कारण से हो, हम जब तक गोवंश बेचते रहेंगे तब तक गो हत्या होती रहेगी, ऐसा हमारे ध्यान में आया। किसान क्यों बेचता है गोवंश? ये ध्यान में आया कि जब गाय दूध नहीं देती, जब दूध देना बंद कर देती है तब किसान गोवंश बेच देता है, या उसका बैल जब उपयोगी नहीं रहता तब बेच देता है। आजकल गोबर गौमूत्र का उपयोग किसान करता नहीं, रासायनिक खाद पेस्टिसाइड वगैरह का उपयोग करता है, ट्रैक्टर आ गए हैं, तो गोवंश की उपयोगिता उसके जीवन में कम होने के कारण वो गोवंश को अनुपयोगी मान करके उसको बेच देता है। इसके कारण से बड़ी संख्या में गोहत्या हो रही है। नेक्स्ट, तो इस गोहत्या का क्या परिणाम हो रहा है, हमारे देश की क्या स्थिति है? तो प्रतिवर्ष जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 करोड़ से अधिक गोवंश की अकाल मृत्यु हो रही है। खेती में किसानों को नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में किसान खेती छोड़ रहे हैं। औसतन प्रतिदिन 2000 से अधिक किसान खेती छोड़ रहे हैं। पिछले 15 वर्ष में 3 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हम जानते हैं सिर्फ बीमारियां शहर में नहीं, गांव में भी फैलती जा रही है। स्थिति ऐसी है कि हर परिवार में कोई ना कोई बीमार है, छोटी बड़ी कुछ न कुछ बीमारी लगी हुई है। अगर बड़ी बीमारी हो गई तो किसान का घर द्वार सब कुछ बिक जाता है। अभी गांव की स्थिति ऐसी है कि हम सिर्फ लाखों करोड़ों की आयातित खाद, अंग्रेजी दवा और ये तेल के उपभोक्ता बनकर रह गए हैं, और इसी कारण से हमारे गांव गरीबी की चपेट में जा रहे हैं। गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है, लोग खेती छोड़ रहे हैं, गोपालन छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट, तो गोरक्षा का उपाय हमने कारण पता किया, तो अब उपाय को ढूंढना होगा। तो गौपालक किसान द्वारा गोवंश की रक्षा हो सकती है और वही हमको करना है। ये कैसे होगा, इसी का प्रयोग हमने कुछ गांवों में किया है, उसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। आगे चलिए। हमने गो आधारित ग्राम विकास की एक योजना बनाई है जिसमें हमने 5 आयाम निर्धारित किए हैं। सबसे पहला, जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि गो आधारित कृषि, ये प्रमुख आयाम है। दूसरा आयाम है गो आधारित ऊर्जा। कृषि के विषय में उन्होंने गुरुचरण जी ने बहुत विस्तार से बताया है। ऊर्जा के विषय में भी आज हमारे देश में गोवंश एवं बाकी पशुधन का जितना मलमूत्र, गोबर, गौमूत्र उपलब्ध है,
कहते हैं, जानकार बताते हैं कि उससे इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है कि हमको बाहर से किसी भी प्रकार का तेल, डीजल, पेट्रोल आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद डॉक्टर उत्तम महेश्वरी जी ने बहुत ही विस्तार से बताया। वैसे तो इनको और 7-8 घंटे तक अगर इस विषय में बताने को बोला जाए तो गौ आधारित चिकित्सा से हम सभी तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसका छोटे छोटे प्रयोग हमने गांव में शुरू किए हैं। इसके अलावा गौ आधारित एवं कृषि आधारित कुटीर उद्योग गांव में स्थापित हो, इसके भी कुछ काम हमने खड़े किए हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने बताया कि A1, A2 ये जो गाय की नस्ल है, ये नस्ल हमारे देश में बिगड़ती चली गई। उस नस्ल को सुधारने का काम भी हम गांव के माध्यम से कर सकते हैं। उन गौवंश का स्वास्थ्य सुधरे, उनका नस्ल सुधार हो, इसके भी छोटे छोटे प्रयोग किए हैं। उसके बारे में हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट, तो हमने कार्य किस प्रकार से शुरू किया। हमने एक कार्यकर्ता की नियुक्ति की जो पूरा समय लगा करके इसी काम को करेंगे। उनको हमने प्रशिक्षण के लिए देवलापार माननीय सुनील जी के पास भेजा था। उन्होंने कुछ दिन प्रशिक्षण वहां लिया और वहीं गांव में, जिस गांव में हमको काम करना था, उस गांव का चयन करके उस गांव में ही उनको नियुक्त किया और उनको ये सारे विषय के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया। और उसके बाद पहला काम उस गांव का सर्वेक्षण किया। गांव के सर्वेक्षण से ध्यान में आता है कि किसान को खेती में क्या लाभ हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसके घर में क्या आय है, उसके घर में क्या क्या बीमारियां हैं और किन किन बातों में उसके पैसे खर्च होते हैं, उसके जीवन में अभाव क्यों आया, इन सब का सर्वेक्षण करते हैं। तो ध्यान में आता है कि वहाँ किन किन विषयों में काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने पूरे गांव में सभी परिवारों को नहीं चयन किया, हमने कुछ परिवारों को चयन किया, क्योंकि काम करते समय ध्यान में आता है कि एक गांव में अगर 100 परिवार है तो उनमें से कुछ लोग आपकी बात सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। तो हमने जो हमारी बात सुनते हैं ऐसे 5, 10, 15 परिवारों का चयन किया और उनके बीच और छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। तो ये प्रयोग क्या है, बहुत सरल प्रयोग है। आपको लगेगा कि इससे क्या हो सकता है, लेकिन इनके जब परिणाम आप देखेंगे तो लगेगा कि ये बहुत बड़ा प्रयोग हो सकता है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये 10 सूत्री कार्यक्रम लिया हमने कि एक एक परिवार, जिन परिवारों का हमने चयन किया उनको हम ये 10 सूत्री कार्यक्रम करवाएंगे। क्या होता है, हम बड़े मंच से और बड़ी सभा में जब बहुत कुछ बताते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन घर जाकर करते नहीं। अब हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर के और पकड़ पकड़ के करवाता है। तो सबसे पहला काम क्या, तो गौमूत्र सेवन करना। गांव में लोग गौ माता के प्रति श्रद्धा है, कभी पूजन वगैरह में गौमूत्र का सेवन करते हैं साल में एक आधा बार। तो उनके मन में गौमूत्र पीने के प्रति घृणा की भावना शहर के मुकाबले कम रहती है। तो पहली बार जब हम गौमूत्र पीने के लिए कहते हैं तो आधे लोग तुरंत गौमूत्र सेवन का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और उसमें जो भी सावधानियां हैं उनको हम बताते हैं और उन सावधानियों के साथ और वो गांव के लोग गौमूत्र पीना शुरू करते हैं। उसके परिणाम क्या आए मैं आपको बाद में विस्तार से बताता हूँ। उसके बाद एक छोटा सा प्रयोग, गोबर की राख। गोबर की राख का प्रयोग, जैसे कि इन्होंने बताया कि साबुन का उपयोग कर रहे हैं, उसमें चर्बी है, हम पेस्ट का उपयोग कर रहे हैं, उसमें कई तरह के केमिकल्स हैं। तो हमने गांव वालों को गोबर की राख के 4 प्रयोग बताए। बहुत सरल सरल प्रयोग हैं। सबसे पहला प्रयोग, जो हम गांव में बर्तन धोते हैं, अपने घरों में बर्तन धोते हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में, तो उसमें विम पाउडर या कोई अन्य डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो हमने उनको कहा कि आज से इन साबुन को घर से बाहर निकाल दीजिए, इनका कभी उपयोग करना नहीं है। आपके घर में गोबर की राख है, उसको बढ़िया से छान कर एक बोतल में भर लीजिए। इस बोतल में गोबर की राख है और इस बोतल में ऊपर छेद है और उसको बर्तन में डाल करके उसे सफा कीजिए। आपके बर्तन साफ होंगे, आपके पैसे बचेंगे और आपका स्वास्थ्य भी बचेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उस गोबर की राख का हमने उनको हाथ धोने के लिए प्रयोग करने को बताया कि आपको लाइफ बॉय, डिटॉल, ये जो बताते हैं कि इतने कीटाणु मरते हैं, उससे कई ज्यादा कीटाणु गोबर की राख से हाथ धोने से मिटते हैं। तो साबुन नहीं खरीदना, गोबर की राख से ही हाथ धोना। तीसरा प्रयोग, पेस्ट नहीं खरीदना। गांव में कोई पेस्ट नहीं खरीदे, वो परिवार कम से कम पेस्ट ना खरीदे, बाजार से कोई भी मंजन ना खरीदे। दातुन कर सकते हैं, नीम का दातुन, कोई भी दातुन जो प्रयोग करते हैं। इसके अलावा गोबर की राख का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा प्रयोग हमने गोबर की राख का किया, जो एक नया प्रकार का प्रयोग था।
हमने स्नान के लिए भी गोबर की राख का उपयोग करने के लिए बताया। पिछले 3.5 महीने से मैं स्वयं इस बोतल में जो राख है उससे नहा रहा हूँ और इसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। तो नहाने के लिए भी साबुन का उपयोग नहीं करना, जिसमें कि जानवरों की चर्बी रहती है, वो हमको अशुद्ध बनाती है। उससे बढ़िया है कि हम गोबर की राख से स्नान करें। ये छोटे से प्रयोग किसान परिवार दूसरे दिन से करना प्रारंभ कर देता है और उसके कारण से हमको ध्यान में आता है कि ये जो साबुन वगैरह पेस्ट वगैरह में महीने का कम से कम 150 रुपया उसका बचने लगता है। छोटी रकम है लेकिन जुड़ते जुड़ते बड़ी रकम हो जाती है। आगे बायोगैस नहीं, पहले तीसरा प्रयोग हमने किया बायोगैस प्लांट, उसके बारे में विस्तृत हम बाद में बताएंगे। और गौशाला का नवीनीकरण, जैसे कि हमारे ध्यान में आया, गांव में जाते हैं तो दूध और गोबर इतना तो लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान में है इसका उपयोग क्या होता है, लेकिन गौमूत्र का कोई भी प्रकार का उपयोग होता है इसका उनके ध्यान में नहीं आता बिल्कुल भी। तो गौमूत्र का उपयोग जो भी बातों में हम करवाते हैं वो बिल्कुल उनके लिए नया होता है। और गौमूत्र संग्रह करने के लिए उस गौशाला के नीचे का फर्श कुछ नाली वगैरह बना करके जिससे गौमूत्र इकट्ठा कर सके, वैसी उनकी हम तैयारी में मदद करते हैं। इसके अलावा गो आधारित खेती नेक्स्ट, और अपना किचन गार्डन। कई बार किसान ध्यान नहीं देते, जो किसान धान की खेती करते हैं वो बाजार से सब्जी खरीदते हैं और हमने ध्यान में आया सर्वेक्षण से कि 6,000, 7,000, 10,000 तक की वो साल में सब्जियां बाजार से खरीदता है, जिन सब्जियों में केमिकल कीटनाशक पेस्टिसाइड रासायनिक खाद डाला हुआ है। हम उन किसानों को बताते हैं कि आपके घर के पीछे जितनी जगह है आप उसमें सब तरह की सब्जी अपने परिवार के लिए उगा सकते हैं और उन सब्जियों को खाएंगे तो आपके पैसे बचेंगे और आपका स्वास्थ्य भी बचेगा। नेक्स्ट, हरा चारा उगाना। किसानों को गांव में कई बार पता नहीं कि उनके खेत में जो कई तरह की वनस्पतियां हैं जिनके माध्यम से गायों को चारा मिल सकता है, उनको ध्यान में नहीं आता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि हम जिन गांव में काम करते हैं वहां सहजन के बहुत पेड़ हैं, लेकिन गांव वालों को पता नहीं, किसानों को पता नहीं कि सहजन की पत्तियां गाय के लिए बहुत अच्छा चारा है। तो हमने प्रयास किया कि अपने घर में कम से कम या खेत की मेड़ पर 100-200 पेड़ ऐसे सहजन के लगाए किसान, तो उसके माध्यम से गाय को साल भर थोड़ा थोड़ा हरा चारा मिलता रहेगा। गौपालन के छोटे छोटे बिंदु जो हमने माननीय सुनील जी से और अन्य अपने जानकारों से पता किया कि गौ माता को प्रतिदिन थोड़ा नमक खिलाना चाहिए, थोड़ा चूना खिलाना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन नीम पत्ती खिलानी चाहिए। इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और गौवंश की बीमारियों के पीछे जो खर्च होता है वो कम होता है। इसके अलावा नस्ल सुधार की दृष्टि से हम उनको ये सतर्क करते हैं कि गांव में जो खुला सांड है उस सांड से गर्भाधान नहीं कराना, क्योंकि उसकी पेडिग्री का पता नहीं, उसका स्वास्थ्य का पता नहीं, उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन है उसका पता नहीं। तो फिलहाल जो व्यवस्था है, अच्छा सांड उपलब्ध नहीं है, तो देसी सांड के वीर्य से बना हुआ AI उससे हम गर्भाधान कराएं, जिससे कि हमारी अगली नस्ल सुधरती चली जाए। इसके अलावा गौ माता के प्रति श्रद्धा की भावना बढ़े, इसके लिए हमने गौ पूजन की व्यवस्था की है। हम किसानों को बताते हैं कि अपने घर में प्रतिदिन 5 मिनट गौ माता के आप हाथ फेरिए, उसकी परिक्रमा कीजिए 9 बार प्रतिदिन और गौ माता से बात कीजिए। और बात करते समय हमने बताया कि आपके परिवार में जैसे व्यक्ति है उनका नाम है, तो आपके घर में जितने गोवंश हैं उनके भी नाम होने चाहिए और उनको तुरंत बताते हैं कि आप इनका नामकरण कीजिए और इनको नाम से पुकारिए, उनको प्यार कीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या अंतर आता है। और ऐसा करने से उनका एक आत्मीय जुड़ाव होता है गोवंश से, जिससे कि वो भविष्य में कभी उस गोवंश को बेचे नहीं। ये भावनात्मक जुड़ाव लाने के लिए उस गोवंश का नामकरण और उसका पूजन का कार्यक्रम हम नियमित हर परिवार में कराने का प्रयास करते हैं। अग्निहोत्र सिखाते हैं, गांव-गांव में किसानों को परिवार में अग्निहोत्र करे, इसका प्रयास करते हैं। और इन सब कार्यक्रमों करने के बाद ध्यान में आता है कि किसान की गौ पालन में रुचि बढ़ रही है, अब उनको और गोवंश की आवश्यकता है, तो समाज से सहयोग लेते हुए हम उन गोवंश के दान की व्यवस्था भी किसानों को करते हैं। इस प्रकार से 10 सूत्री कार्यक्रम हम गाँव में घर घर ले जा रहे हैं।
ये गांव का कार्यक्रम नहीं है, एक एक किसान परिवार का कार्यक्रम है। इस बात को ध्यान में देना है। नेक्स्ट, ये चित्र है, देखिए, जड़ से मिट गई। ये एक बच्चा है जिसके पूरे शरीर में चर्म रोग था। मात्र 15 दिन गोबर गौमूत्र का लेप लगाया और थोड़ा गौमूत्र पिया, 15 दिन में उसका पूरा चर्म रोग समाप्त हो गया, जिसके लिए उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। इसके अलावा गोबर गौमूत्र के और बहुत सारे परिणाम, स्वस्थ व्यक्ति भी अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक समझने लग गया। यह गोबर गैस प्लांट है जो निर्माण की अवस्था में है, आधा बना है। नेक्स्ट, ये उसके बाद की स्थिति है, लगभग 80% ये बन चुका है बायोगैस प्लांट, और ये पूरा बना हुआ स्थिति है। इस प्रकार का गोबर गैस प्लांट हम हर घर में, हर किसान के परिवार में गोबर गैस प्लांट बने, यह हमारी योजना है। इससे न सिर्फ उसको स्वच्छ ईंधन मिलेगा, इन परिवारों में गोबर गैस प्लांट बनने से पहले ये जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, जिससे लाखों की संख्या में पेड़ नष्ट हो रहे थे, जंगल नष्ट हो रहे थे। तो बायोगैस प्लांट बनेंगे तो जंगल बचेंगे, लकड़ी बचेगी, पेड़ बचेंगे। और इन माताओं को बहुत कष्ट होता था लकड़ी लाने में, जंगल में 3-4 घंटे लग जाते थे। फिर वो बारिश का मौसम हो तो लकड़ी गीली, उसको जलाने में बहुत समय लगता था। इतने सारे कष्ट से मुक्ति मिल गई एक बायोगैस प्लांट बनाने से। और इन बायोगैस प्लांट जिन घरों में बने हैं, उन माताओं के अनुभव सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब आपको लगेगा कि ऐसा बायोगैस प्लांट हर घर में होना चाहिए। इन सबके घर में एलपीजी का सिलेंडर का कनेक्शन भी है, लेकिन वो एलपीजी का सिलेंडर का कनेक्शन का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें पैसा खर्च होता है और उनको डर लगता है कि वो एलपीजी का सिलेंडर कभी भी बर्स्ट कर सकता है, इसलिए एलपीजी का सिलेंडर वो वापरते नहीं। और अगर एलपीजी के बदले में बायोगैस प्लांट हो गया तो उनका पैसा भी नहीं लगेगा, कभी बर्स्ट होने का कोई खतरा भी नहीं। और एलपीजी विदेश से आता है, हमारा सारा धन विदेश जाता है, तो उससे बढ़िया है कि बायोगैस। ये एक महिला का चित्र है जो बायोगैस में रसोई बना रही है। अगला, ये हमने अनुभव किया काम करते समय कि गांव में किसान के घर में जो गौशाला है, जहां उसकी गाय रहती है, उसके फर्श की स्थिति बहुत खराब रहती है। गौ माता को भी बैठने में कष्ट होता है और गोबर गौमूत्र का संग्रह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। जो बायोगैस प्लांट है वहां गोबर में मिट्टी मिलनी नहीं चाहिए, गोबर स्वच्छ रहना चाहिए, उसमें धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए। मिट्टी जाएगी तो गोबर गैस प्लांट जल्दी खराब हो जाएगा। इसके अलावा गौमूत्र संग्रह करने के लिए भी उसका फर्श इस प्रकार का बने कि वो गौमूत्र नीचे गिर करके और सीधे नालियों के माध्यम से एक चेंबर में जाके जमा हो जाए, क्योंकि ये सारा गौमूत्र जो है वो खेती के काम आने वाला है। आज से इन कार्यक्रमों को शुरू करने से पहले इस गांव में गोबर का उपयोग और गौमूत्र का उपयोग लगभग नहीं के बराबर होता था। स्थिति ये आ गई है कि अब वहां पर एक एक बूंद गौमूत्र और एक एक ग्राम गोबर का पूरा सदुपयोग होता है। अब उनको एक तरह से गोबर गौमूत्र की क्राइसिस हो गई है। अब उनको ध्यान में आता है कि गाय यानी गोबर और गौमूत्र। नेक्स्ट, ये अमृत पानी बना रहे हैं किसान, उसका चित्र है, जैसा कि उन्होंने बताया, जीवामृत, अमृत पानी, मटका खाद। तो प्रत्येक किसान के घर में इस प्रकार से आपको वहां जाएंगे तो दिखाई देगा कि किसान खुद अमृत पानी बना रहा है और प्रयोग कर रहा है। और ये एक दिन में संभव नहीं होता है। जब हम जाते हैं, एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, नई चीज है, प्रयोग नहीं करते हैं बोलने से भी, तो खड़े होकर धक्का लगाकर करवाना पड़ता है। 1 बार 2 बार करने का अभ्यास होने के बाद फिर वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट, ये अमृत पानी का छिड़काव कर रहे हैं किसान। इसमें एक स्थिति आपको मैं बताना चाहता हूं। अगला, नेक्स्ट, इस चित्र को देखिए। इसमें गोबर गौमूत्र से, अमृत पानी से तैयार ये धान की फसल है। आज से लगभग 1 महीना पहले का चित्र है। और इसके बाद का जो चित्र है वो रासायनिक खाद से उगाया हुआ धान का चित्र है। आपको दोनों में साफ साफ दिखाई देगा कि पहली फसल से, कई बार लोगों को भ्रम रहता है कि जैविक खाद डालने से फसल कम होती है, अच्छी नहीं होती, खराब होती है। हमारा अनुभव इसके विपरीत है कि पहली फसल से ही फसल अच्छी होती है, स्वस्थ होती है और रासायनिक खाद की तुलना में अधिक होती है। इस साल नहीं, पिछले साल भी हमने प्रयोग किया था पहली फसल में, धान के क्षेत्र में, और लगभग 20% ज्यादा हुई। और पिछले साल उसकी जो आय हुई थी उससे लगभग 2.5 गुना उसकी आय बढ़ गई खेती से। अगला, ये एक विशेष बात है। हम एक ध्यान रखते हैं कि अभी का जो अपना जो पीढ़ी है, अभी की जो पीढ़ी है जो खेती किसानी कर रहे हैं,
उनके जो बच्चे हैं वो सब पढ़ाई में लग गए और उनकी खेती में रुचि बिल्कुल नहीं है और गौ पालन तो बहुत दूर का विषय है। इसलिए आने वाली पीढ़ी कभी खेती और गौ पालन नहीं करेगी, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण गांव-गांव में हो चुका है। इस बात को ध्यान में रख करके हम ये प्रयास करते हैं कि घर में जो हम किचन गार्डन बनवाते हैं वो हम घर के बच्चों से बनवाते हैं। उनको स्कूल में छुट्टियों के दिन, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जितना समय मिलता है, उनको छोटा सा प्रयोग, गोबर गौमूत्र से कैसे खाद बनाना, गौमूत्र से कैसे कीट नियंत्रक बनाना और उससे छोटा सा बगीचा अपना कैसे तैयार करना, वो बच्चों से करवाते हैं। बच्चों से इसलिए करवाते हैं कि अगली पीढ़ी तैयार हो, खेती किसानी करने वाले लोग तैयार हो और वो समझदारी से खेती करे और उससे ऐसी आय करे कि शहर के लोग नौकरी छोड़ करके खेती करना प्रारंभ कर दे। ये किसान अपने बगीचे में गौमूत्र से बना हुआ कीट नियंत्रक का छिड़काव कर रहे हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आपको आगे कुछ चित्र दिखाएंगे। ये देखिए घर में उगाया हुआ बैंगन है। हमने किसानों को पूछा भाई कैसा लग रहा है, तो सबसे पहली बात खुद का उगाया हुआ वैसे ही आनंद देता है और दूसरा जैविक होने के कारण से, पूरा गोबर गौमूत्र से उगाया हुआ होने के कारण इसका स्वाद जो पहले वो बाजार की सब्जी खाते थे उसकी तुलना में बिल्कुल अलग है और इसका एकदम स्पष्ट रूप से उनको समझ में आता है, ध्यान में आता है कि इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। और ये जो रंग रूप भी है उसका, वो रासायनिक खाद से उपजाए हुए फल सब्जी से किसी भी तुलना में कम नहीं है। उनके आकार भी बड़े हैं, बड़े चमकदार हैं, सुंदर है, कोई कीड़े नहीं लगे हुए, स्वस्थ एकदम है। तो गोबर गौमूत्र का इतना प्रभाव है कि फसल स्वस्थ होती है, अच्छी होती है, बड़ी पैदावार होती है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट। इस प्रकार से गांव के लोग प्रतिदिन गौ पूजन करते हैं, 9 बार परिक्रमा करते हैं, उसके हाथ फेरते हैं। नेक्स्ट। कई गांव में अग्निहोत्र शुरू हो गया। कम से कम एक गांव में एक परिवार अग्निहोत्र करे, ऐसा हमारा आग्रह रहता है, क्योंकि एक अग्निहोत्र से लगभग गांव के सभी किसानों को उसका लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार से कई गांव में अग्निहोत्र शुरू हो गया और अग्निहोत्र के राख और अग्निहोत्र से जो लाभ होते हैं वो भी उनको हम ध्यान में दिलाते हैं, जिससे कि वो उसका सदुपयोग कर सके। अभी गांव की महिलाओं को हम ऐसे गोबर से धूप बनाना, गौमूत्र से फिनाइल बनाना, इस प्रकार के जो उत्पाद है, जो कुटीर उद्योग है, उनका प्रशिक्षण देते हैं कि वो अपना गांव में गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाएं और उसको फिर बिक्री की व्यवस्था करें। नेक्स्ट। अभी शहर में अग्निहोत्र करने वाले की संख्या बढ़ रही है, तो गोबर की कंडे की आवश्यकता होती है। तो हम गांव के लोगों को बोलते हैं, वो कंडे तैयार करते हैं विशेष नाप के और फिर उन कंडों को हम शहर के लोगों को बिक्री करते हैं, उससे उनको कुछ रोजगार होता है। अब इन किसान के पास सिर्फ 2 गोवंश था। अब एक बायोगैस प्लांट चलाने के लिए 4 गोवंश के गोबर गौमूत्र की आवश्यकता होती है। तो जिनके पास गोवंश कम है और वो हमारे दिशा निर्देश पर सही तरीके से चल रहा है, हमारी बात मानता है, तो हम उनको अतिरिक्त गोवंश उपलब्ध करवाते हैं और उनसे लिखित रूप में और वैसे भी उनकी भावना को तैयार करके ऐसा उनसे शपथ दिलवाते हैं कि मैं जीवन में कभी भी गोवंश बेचूंगा नहीं। और हमारा संकल्प यही है कि ऐसे ही गांव जब तैयार होंगे जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान गोवंश बेचेगा नहीं, तो उसी दिन गो हत्या अपने आप स्वतः बंद हो जाएगी। ऐसे ही हमारी कल्पना है। हमने 2 दिन का विशेष वर्ग किया था बच्चों के लिए कि उनके मन में भी गाय की महिमा के बारे में और विचार पैदा हो, भावनाएं बने। ऐसे 112 बच्चे 2 दिन के शिविर में उपस्थित हुए थे। बहुत अच्छा परिणाम मिला और बहुत ही उत्साहजनक वातावरण तैयार हुआ। ये बच्चे देखिए अपने हाथ से गोबर गौमूत्र, आज के बच्चे हाथ में गोबर लगाना नहीं चाहते, ये बच्चे गोबर गौमूत्र से खाद बना रहे हैं, कीट नियंत्रक बना रहे हैं और ये काम वो नियमित रूप से कर रहे हैं। ये हमारे आने वाले दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि हम बच्चों को तैयार करें। ये बच्चे देखिए महीने में 1 बार गांव की सफाई करते हैं। उनको हमने बताया कि गांव में प्लास्टिक नहीं रहना चाहिए, प्लास्टिक आपके खेत के लिए, जमीन के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो महीने में 1 बार ये स्वच्छ भारत अभियान चलता है, स्वच्छ गांव अभियान चलता है, जहां पर विशेष रूप से प्लास्टिक और इस तरह की चीजों को इकट्ठा करके और गांव के बाहर बेच देते हैं, उससे 2 पैसा रोजगार भी हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है इस चित्र में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शहर के लोगों को हम गांव ले जाते हैं। जिस गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो कलकत्ता से और अलग अलग शहरों से
प्रति मास 10-15 लोगों को हम ले जाते हैं स्वामी जी, और उनको हम दिखाते हैं कि गांव की क्या स्थिति है, उनको क्या आवश्यकता है। तो शहर के लोग जब वहां देखते हैं तो वो स्वतः ही उन किसानों की सहयोग के लिए आगे आते हैं, और उन्हीं के सहयोग से आज 45 घरों में बायोगैस प्लांट बन चुके हैं, और 500 से ज्यादा बायोगैस प्लांट के लिए लोगों ने कमिटमेंट दे दिया है कि आप 500 बायोगैस प्लांट बनाइए, हम पैसा देंगे। तो ये शहर के लोगों को गांव के साथ जोड़ना, जिससे कि गांव में जो फसल उपजेगी बाद में, वो फसल भी शहर के लोग उचित कीमत पर उनसे ले सके, इसके लिए शहर और गांव का एक मिलन का कार्यक्रम हम नियमित रूप से करते हैं। तो गौग्राम की उपलब्धियां मात्र 8 महीने 9 महीने हुए हैं, और कुछ कुछ गांव में काम किए हुए तो मात्र 5 महीने 6 महीने हुए हैं। इन कुछ दिनों में ही हमको जो लाभ ध्यान में आते हैं कि खेती में उनको लाभ होने लग गया। अब रासायनिक खाद और उनके पीछे 1 पैसा का खर्च नहीं, और धीरे धीरे वो छोटे छोटे खर्चे 100, 150, 50 रुपए के भी जो खर्चे है ना, वो इकट्ठा होते रहते हैं। तो आर्थिक संपन्नता धीरे धीरे दिखाई देती है। जो परिवार बीपीएल है, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो परिवार एपीएल हो जाएंगे। और स्वास्थ्य, गौमूत्र का सेवन करेंगे तो धीरे धीरे वो स्वास्थ्य जो है अपने आप ठीक रहेगा। जैविक खेती करेंगे तो बीमार पड़ेंगे नहीं। तो धीरे धीरे स्वास्थ्य के पीछे लगभग 10,000 रुपया साल का, गांव के बीपीएल परिवार में भी साल का 10,000 रुपया दवाई पानी के पीछे खर्च होता है। वो हमको ऐसा विश्वास है कि 1 साल तक अगर इस पद्धति से वो चलते रहे तो उनके ये जो मेडिकल बिल है वो जीरो होने वाला है। और रासायनिक खाद के पीछे भी एक परिवार में 10 से 15,000 रुपया साल का खर्च होता है। इस प्रकार के सारे खर्चे मिलाए तो एक परिवार में 20 से 25,000 रुपया, कहीं कहीं 30,000 40,000 रुपया तक साल का खर्च होता है। और ये सारा पैसा गांव से बाहर शहर, शहर से बाहर विदेश चला जाता है, और धीरे धीरे गांव गरीब होता जाता है। ये सारा पैसा अब गांव में ही बचने लगेगा। ऐसा ये सारा प्रयोग हम कर रहे हैं और उसके परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिन में ये सारे गांव जो है वो स्वावलंबी बनेंगे, संपन्न बनेंगे, और परम भाग्यशाली भारत को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो गांव से शहर की ओर जो पलायन हो रहा है उसको भी हम बड़ी मात्रा में इस प्रयोग के माध्यम से रोक सकेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। हमारे इस बहुत ही कम समय के और छोटे प्रयोग को देख करके कई संस्थाएं प्रभावित हुई है। और जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि छोटे से प्रयोग को बताने के लिए भी आप लोगों ने हमें मौका दिया है। इस प्रकार से कलकत्ता की एक विशिष्ट संस्था है कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी, वो भी इस काम को सहयोग करने के लिए आगे आई है। वो बोल रहे हैं कि हम भी गौशाला के माध्यम से और ग्राम विकास कैसे कर सकते हैं, उस तरफ वो भी अग्रसर हैं। वो भी हमारे साथ गांव जा रहे हैं, देख रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो वो गौशाला से गोवंश गाय किसानों को देंगे, जरूरत पड़ेगी तो गौशाला से उनके लिए हम बायोगैस प्लांट बना के देंगे। ऐसे गौशालाएं तैयार हो रही है। सूर्या फाउंडेशन भी देश की एक बड़ी संस्था है, उन्होंने भी इस पूरे प्रयोग के बारे में हमसे जानकारी ली। अभी सूर्या फाउंडेशन के 15 लोग जो पूर्णकालीन ग्राम विकास के काम में लगे हुए हैं, वो हमारे उस गौ ग्राम में आकर के प्रशिक्षण लेंगे और इस कार्य को पूरे देश में आगे फैलाएंगे, ऐसे उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग हमारे बंगाल के जो प्रभारी है वो भी इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार से गांव का विकास हो, तो हम मिलकर के इसी योजना में आगे बढ़ेंगे। इस्कॉन के लोग भी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा FTS, एकल विद्यालय, कल्याण आश्रम, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके हजारों गांव में संपर्क है। तो उनके माध्यम से हम गांव तक इस विषय को ले जा पाएंगे, और बहुत जल्दी एक बड़ा परिवर्तन बंगाल में और पूरे देश में दिखाई देगा। ऐसा गौ माता की ऐसी कृपा ऐसी दिखाई दे रही है, संत महात्माओं की ऐसी कृपा दिखाई दे रही है साफ साफ। तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा है गावो रक्षति रक्षिता, वैसे हमको ध्यान में आता है कि गौवंश की रक्षा कोई कर सकता है तो वो किसान कर सकता है, और किसान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो गौवंश कर सकता है। क्योंकि आज दोनों की स्थिति बहुत खराब है। तो गौवंश को बचाना है तो किसान को बचाना पड़ेगा, और किसान को बचाना है तो गौवंश को बचाना पड़ेगा। और जब दोनों बचेंगे तो ही हमारा देश बचेगा, और दोनों नहीं बचेंगे तो हमारी देश की दुर्दशा को कोई नहीं बचा सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इतना सुन लिए और चले गए, ऐसा करेंगे तो उचित नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एक होमवर्क आपको देने के लिए एक विचार बनाया है कि अगले 1 साल एक छोटा सा काम, यहाँ उपस्थित जितने सज्जन माता भगिनी उपस्थित हैं, एक छोटा सा काम आपको अपने जिम्मे लेना है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक बहुत छोटा काम है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं।
कि यहाँ से उपस्थित जितने सज्जन हैं वो एक गांव का जिम्मा ले, सिर्फ एक गांव, और एक गांव में सभी नहीं, सिर्फ 10 परिवार। आप एक गांव में सिर्फ 10 परिवार को चिन्हित करिए जो परिवार आपकी बात सुने, और उस गांव में जाकर के, ज्यादा नहीं, सिर्फ सप्ताह में एक दिन आप उस गांव जाइए और उन 10 परिवार से नियमित मिलिए और उनको ये 10 सूत्री कार्यक्रम आप एक के बाद एक करवाइए। आपको ध्यान में आएगा कि एक बड़ा परिवर्तन आगे होते चला जाएगा। मेरे को लगता है कि एक गांव में 10 परिवार, और वो भी 1 साल का समय, ये 10 कार्यक्रम कराने के लिए बहुत छोटा काम है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने और एक इसके आगे ले जाने के लिए ये जो 10 परिवार तैयार होंगे उनको हम फिर तैयार करेंगे कि आपने अपने आप को जैसे परिवर्तित किया, अपने आप को विकसित किया, उसी प्रकार आपको स्वयं अगले 1 साल में बगल के किसी गांव में 10 परिवार को अपने जैसा तैयार करना है। बस वो 10 परिवार एक एक गांव में 10-10 परिवार को अपने जैसा तैयार करें अगले 1 वर्ष में, तो हम 10 से 110 हो जाएंगे। और ये बहुत छोटा काम है, बहुत थोड़े समय में, बहुत कम मेहनत में, बहुत कम लागत में ये काम हो सकता है। ये 2019 तक हो सकता है, और 2020 तक ये 110 परिवार या 100 परिवार मिलकर के 100 गांव तक जा सकते हैं, और उस 100 गांव में फिर 10-10 परिवार को इसी प्रकार से अपने जैसा बनाना है। बस इतना काम अगर हम करेंगे तो लगभग हमारे देश में 6,900 ब्लॉक हैं, लगभग 6,900 ब्लॉक हैं। तो हम 6,000 भी पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर एक व्यक्ति 2018 से काम शुरू करे तो हम 2020 तक देश के सभी गांव में ये एक मॉडल हम तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे ध्यान में आता है कि बहुत सरल है। सिर्फ जरूरत है तो एक व्यक्ति उस ब्लॉक में इस काम को आगे बढ़ाए, बस। नेक्स्ट, इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे और कार्य की नियमित समीक्षा करेंगे कि कार्य में क्या प्रगति हो रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तकनीक का पूर्ण सदुपयोग, आजकल इंटरनेट पर मैंने उत्तम महेश्वरी जी का पूरा भाषण 7 घंटे का YouTube में और इंटरनेट के माध्यम से देखा है। तो तकनीक का पूर्ण सदुपयोग करते हुए जानकारी जो है एक दूसरे तक पहुंचाना, ये हमारी योजना का अंग है। और अगले 3 साल तक इस गौ ग्राम में लगे कार्यकर्ताओं के लिए हमारा इतना ही निवेदन है कि अगले 3 साल तक आप सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ इस काम में लग जाइए कि गौ आधारित और ऐसे परिवार हमको एक गांव में 10 तैयार करने हैं। अगले 3 साल तक सिर्फ इस योजना में अगर हम लग गए तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। धन्यवाद। कितने गांव में? अभी बंगाल में हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी लगभग ज्यादा समय नहीं हुआ, 6-8 महीने में हम 20 गांव में काम शुरू किए हैं और वहां लगभग 22 जिले हैं। 22 जिलों में हम एक पूर्णकालीन कार्यकर्ता, और आने वाले 6 महीने के अंदर वहां लगभग 250 ब्लॉक है। 250 ब्लॉक में काम शुरू होने वाला है और 2020 तक, और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए कि 2020 तक, जिससे कि हम 20,000 गांव तक इस कार्य को ले जा सके, ये हमारी एक मनोकामना पूर्ण है। जय गौ माता, जय गोपाल।